मेरी कुछ रिवीजन क्लासेस हैं, शायद 3 क्लासेस मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड करी है। उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें एक बार चेक कर लेंगे। और आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, रिवीजन ज़रूरी है और उसके साथ साथ ज़रूरी है वो टॉपिक कवर कर दें जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में आपको जीएस में अच्छा स्कोर करवा पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे उन सबको हम लोग कवर कर लें और अच्छे से उस पर काम कर लें। देखिए, उन लोगों के लिए क्लास बिल्कुल भी नहीं है जो मैं बता दूँ, जो लोग संगीनता से पेपर नहीं दे रहे हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है अपने एग्ज़ाम को लेकर के, बस पेपर देने जा रहे हैं, तो वो कृपया करके क्लास यहीं छोड़ देना भाई, वो आगे जाना भी मत, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग वास्तव में चाहते हैं कि जीएस में अच्छा स्कोर हो जाए, और देखिए अगर मेरी रिवीजन क्लासेस आप देखोगे तो उससे सवाल बने हैं, सीधे सीधे सवाल बने हैं, और जिन चीज़ों पर हम लोगों ने कहा था कि ये पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं और वहाँ से सीधा सीधा सवाल बन के आपके सामने आया है। तो वही कोशिश करेंगे कि क्लासेस लेके आऊँ मैं। देखिए, जीएस में मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं मिक्सअप कर दूंगा सब चीज़ें, मैं ऐसा करूँगा कि एक पॉलिटी की क्लास रहेगी तो एक ज्योग्राफी की पूरी ज्योग्राफी की क्लास रहेगी, मतलब उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, जहाँ से मुझे लगेगा कि यहाँ से सवाल बनेगा, उसे मैं वहां कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखो, हम लोग ना लास्ट क्लास में जो बातें कर रहे थे वो अगर आप लोगों ने देख ली होगी तो आप पॉलिटी के अंदर ना मेरी 3 क्लास ऑलरेडी मैंने अपलोडेड करी है, रिवीजन क्लास, आप उसे देख लेंगे, ठीक है, जरूर। उसके आगे मैं आज चर्चा करता हूं। देखिए, ये क्लास जो इंपॉर्टेंट है वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कनिक सहायक, दरोगा या जो भी यूकेपीएससी के एग्जाम आने वाले हैं उन सब में आपको इक्वली ये आपको महत्वपूर्ण है, आप सभी के लिए। तो आप जरूर देखना भाई और अच्छे से जरा करके जाना, आप देखोगे कि आपको सवाल मिल जाएंगे, सीधे सीधे सवाल मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले हम 2-3-4 बातें जानेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी। देखिए, अगर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की, ढंग से समझना बात कि लोकतांत्रिक क्या होता है, कैसी कैसी चर्चा है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अगर मैं बात करूं, देखिए कुछ लोगों को ये इशू रहता है, सर क्वालिटी का इशू, भैया क्वालिटी बढ़ा लिया करो, 360 कर लिया करो, 480 कर लिया करो, वहां आपको मिल जाएगी। और अच्छे से क्लास देखो इसमें, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, पेपर फोड़ के आओ, ड्रामा नहीं किया ये बिल्कुल भी, अच्छे से पढ़ो यार, पेपर निकालो। ये नहीं मत करो कि अब पेपर देने जा रहे हैं, हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ो और अच्छे से पेपर दो, ठीक है, अच्छे से क्लास करिए। देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं तो लोकतंत्र भी 3 प्रकार का होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी एक लोकतंत्र है। इसके अलावा देखिए, दुनिया में ना कुल मिलाकर के 3 तरीके का लोकतंत्र देखने को मिलता है। पहला लोकतंत्र जो होता है वो संसदीय शासन की व्यवस्था वाला होता है, संसदीय शासन वाला। और संसदीय शासन व्यवस्था वाला जो लोकतंत्र है ये जैसे है जैसे भारत का लोकतंत्र है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, वो आपकी मंत्रिमंडल के पास होती है। ऐसा कहिए कि यहाँ पे भी एक राष्ट्रपति मिलेंगे आपको, और वो राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रमुख की भूमिका निभाते हैं, औपचारिक प्रमुख की, ठीक है। वास्तविक शक्ति जो यहां रहती है वो रहती है मंत्रिमंडल के अंदर, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल बोले तो हम कह सकते हैं कि इनका मुखिया कौन है, वो प्रधानमंत्री महोदय हैं, है ना। मंत्रिमंडल का मुखिया कौन, प्रधानमंत्री। और ऐसी व्यवस्था कहां देखने को मिलती है, ये मिलती है भारत के अंदर। भारत के अंदर यही व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली वाला लोकतंत्र जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक। दूसरी बात, एक होता है आपका अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक या अध्यक्षात्मक ऐसा करिए, अध्यक्षात्मक सरकार। मतलब यहां जो सारी शक्ति जो किसमें निहित रहती है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित रहती है। यहां बाकी मंत्रिमंडल या किसी का कोई इतना दायित्व है नहीं, दायित्व है लेकिन वास्तविक शक्ति जो मिलेगी आपको वो अध्यक्ष के अंदर मिलेगी, राष्ट्र अध्यक्ष के मिलेगी, अंदर मिलेगी, जैसे राष्ट्रपति। और ये आपको देख, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। एक तीसरी भी होती है आपकी लोकतंत्र होता है वो सामूहिक कार्यपालिका होते हैं, उसे सामूहिक कार्यपालिका। इसके अंदर आप देखोगे एक्चुअली सामूहिक कार्यपालिका का मतलब क्या है कि एक प्रशासनिक अधिकारियों का एक गुट बना लेते हैं और वो ही सारे निर्णय लेता है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ये आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी जो आपके स्विट्जरलैंड वगैरह है ना, इनके अंदर स्विट्जरलैंड वगैरह में
तो इनके अंदर आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो लोकतंत्र भी हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला संसदीय सरकार जो हमने देखा, अध्यक्षात्मक, और तीसरा है सामूहिक कार्यकर्ता। ठीक, और अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत का जो लोकतंत्र है, तो भारत का लोकतंत्र भी या कोई भी लोकतंत्र अधिकतर आपके जो 3 पिलर हैं उन 3 पिलरों पर आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, पहला पिलर क्या है? कार्यपालिका। दूसरा पिलर है विधायिका, और तीसरा पिलर है आपका न्यायपालिका। तो ये 3 पिलरों के आपका कोई भी लोकतंत्र जो है वो चलता है। वैसे चौथा पिलर होता है मीडिया, प्रेस। ठीक, लेकिन 3 पिलर आपको क्या चाहिए? लोकतंत्र को एक स्थायी रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी हैं 3 पिलर। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कार्यपालिका की चर्चा करने वाले हैं कि कार्यपालिका के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, कैसे कैसे काम होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चर्चा हम इसके अंदर करेंगे। तो ढंग से समझना बात लो। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं संघीय कार्यपालिका, जिसके अंदर होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, है ना। ये सब चीजें पूरे की पूरी किसके अंदर आ जाएगी? संघीय कार्यपालिका के अंदर आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में सवाल बनेगा। लास्ट पेपर में भी सवाल बना है राष्ट्रपति महोदय से, यहां पे भी ध्यान रखेंगे, सवाल बनने के चांसेस आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए सिलेबस की बात करूं तो कनिक सहायक के अंदर ना सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अगर फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं तो फॉरेस्ट गार्ड में पॉलिटी के अंदर ज्यादा सिलेबस नहीं है हमारा। ठीक है, उसके अंदर संसद, ये आपका संघीय कार्यपालिका तो है, तो संघीय कार्यपालिका से सवाल बनने ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। आप ध्यान से देखना, मिस मत करना क्लास को। चलिए थोड़ा सा जिक्र करते हैं हम लोग अपनी संघीय कार्यपालिका के ऊपर। आ जाइए, एक एक चीज को अच्छे से देखेंगे यार। आप अच्छे से पेपर दीजिए, मेहनत करके पेपर दीजिए, सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं पाएगा आप लोगों का सिलेक्शन। देखो, तो संघीय कार्यपालिका, इसका जिक्र करते हैं। संघीय कार्यपालिका का मतलब, संघ का मतलब आप जानिए सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र से। केंद्र के अंदर जो सरकार चलाने वाले लोग हैं या केंद्र को सुचारू रूप से देश को चलाने के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनका जो समूह है वो ये हमारा संघीय कार्यपालिका है। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं संघीय कार्यपालिका मतलब जो शासन है, शासन का संचालन कैसे होगा या शासन का संचालन करने वाली व्यवस्था, शासन का संचालन करने वाली व्यवस्था जो है वो संघीय कार्यपालिका के अंदर आएगी। इसका जिक्र करते हैं सब कुछ। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि संघीय कार्यपालिका जो है वो भाग 5 के अंदर आती है। ठीक है, भाग 5 के अंदर आती है, और यहां पर हम जो जिक्र करने वाले हैं वो जिक्र करने वाले हैं हम लोग राष्ट्रपति महोदय का। राष्ट्रपति महोदय को जरा अच्छे से देखेंगे, और संघीय कार्यपालिका का जो बड़ा हिस्सा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति महोदय, ये सारे के सारे यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक एक बात को देखेंगे और एक एक बात को समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक, देखिए, राष्ट्रपति महोदय को समझने से पहले हमें 2-3 बातें जो हैं वो समझनी अनिवार्य है। एक होता है संवैधानिक प्रमुख, एक होता है वास्तविक प्रमुख। 2 बातें आपके सामने है। संवैधानिक प्रमुख जो संविधान हमारा है, संविधान के अनुसार सर्वोच्च सत्ता जिसके हाथ में है वही क्या है? हमारा संवैधानिक प्रमुख। और संवैधानिक प्रमुख हमारे कौन है? वो राष्ट्रपति महोदय हैं। वास्तविक प्रमुख एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। यहां वास्तविक सत्ता किसके हाथ में है? वो प्रधानमंत्री के हाथ में, मंत्रिपरिषद के हाथ में, मंत्रिमंडल के हाथ में है। उन्हीं को ही हम वास्तविक प्रमुख बोलते हैं। लेकिन संवैधानिक प्रमुख के रूप में यहां काम करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, सब कुछ जो होगा वो अंततः किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति क्या है? अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा जानते हैं इसके विषय में। और देखिए, यहाँ पे मैं वही बातें करूंगा जो हमारे लिए पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं फटाफट, 2, 3, 4, 6 बातें। चलो, तो शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रपति महोदय के बारे में। और हमारे संविधान के अंदर देखिए 2 बात का ध्यान रखना। अधिकतर लोग फंसते हैं इस चीज में कि एक्चुअली पढ़ना तो राष्ट्रपति महोदय है, लेकिन अब ध्यान रखना हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए।
ठीक है, हम यहाँ पीसीएस लेवल नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पेपर देने के बाद आपको एक आइडिया लग भी गया होगा कि पेपर किस लेवल का बन रहा है। ज़्यादा डिटेल में कोशिश नहीं करी जा रही है आप लोगों से जानने की, तो हम भी कोशिश करेंगे वही चीज़ें जानने की जो हमारे पेपर के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लेवल के लिए। वहीं जब समीक्षा अधिकारी के बारे में बात करेंगे या आपके लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस की बात होती है, तो वो सिलेबस जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, चीज़ें जो थोड़ा डिटेल में जानने की आवश्यकता होती है। तो चलिए कोशिश करते हैं राष्ट्रपति महोदय के बारे में जानने की। देखो, राष्ट्रपति महोदय जो है, सबसे पहली बात, एक सवाल अभी यहाँ से आप लोगों से पूछ लिया कि वर्तमान राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, वो किस जनजाति की हैं और कहाँ से आती हैं। तो वो आपने देखा कि वो संथाल से आती हैं, झारखंड संथाल से। तो ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था और मैं इस पर चर्चा भी कर रहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। और देखिए, ये सवाल पेपर के अंदर पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि राष्ट्र के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। शुरुआत ही कहाँ से होती है, राष्ट्रपति से होती है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रपति हमारे राष्ट्राध्यक्ष या महामहिम जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, और देश के पहले नागरिक के रूप में राष्ट्रपति महोदय को देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक एक आर्टिकल का हम जिक्र करते हैं। यहाँ पे जो हम जिक्र करेंगे आर्टिकल का, तो राष्ट्रपति महोदय में सबसे पहला आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 के अंदर क्या है, एक पद। देखिए, संविधान एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कितने कानून है या जो भी व्यवस्था है उसे लिख करके दे के जाना, ताकि भविष्य में कोई समस्या का सामना हमारे देश को ना करना पड़े। जो लोकतंत्र की नींव हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जी थे, हमारे लीडर्स थे, देश के शुभचिंतक थे, देख करके गए, उन्हें अपने सपनों का भारत बनाने के लिए वो सब बातें लिखना अनिवार्य था और वो लिख करके गए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी समस्या सामने ना आए कि जो लोकतंत्र है उस पर कोई खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे। तो इसीलिए एक एक बात को सामने रखा। और आर्टिकल नंबर 52 में बात करी गई कि देश जो चलेगा वो राष्ट्रपति महोदय के लिए साथ चलेगा, और राष्ट्रपति का एक क्या है, पद होगा, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52। और मैं बच्चों कहता हूं कि 52 रावण राजा, और राजा कौन है देश के, वो है हमारे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम यही जिक्र करते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति का पद है वो किसके समान है, वो जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश जो प्रिंस होते हैं या ब्रिटिश जो क्राउन होता है उसके समकालीन होता है, उसके समान होता है। आप ये ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश सम्राट के समान है। आप बस ये ध्यान रखिए, ब्रिटिश सम्राट के समान, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 ये कहता है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि संवैधानिक प्रमुख जो है वो हमारे राष्ट्रपति हैं। संविधान ने सारी शक्ति किसके हाथ में दी है, वो राष्ट्रपति महोदय को दी है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो संघ मतलब केंद्र की समस्त कार्यपालक शक्ति किसके अंदर निहित होगी, वो राष्ट्रपति महोदय के अंदर निहित होगी। कि संघ की समस्त कार्यपालक शक्ति संघ की समस्त कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित, ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल नंबर 54 या 54, मैं 54 कहता हूं क्यों, 54 मतलब चुनाव, जैसे चुनाव जैसे 54। तो राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव है, अब मान लिया आपने पद बना लिया, अब उन पर चुनाव की जरूरी है ना, तो राष्ट्रपति का चुनाव, तो मैं चुनाव लिख देता हूं खाली, इलेक्शन, वो आपका इसमें आ जाएगा 54 में। आर्टिकल 55, आप चुनाव तो कराओगे तो चुनाव की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, चुनाव प्रक्रिया। 55 चुनाव प्रक्रिया, दोनों बातें ध्यान रखेंगे, चुनाव प्रक्रिया। आर्टिकल 56, 5 साल 6 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, 5 साल 6 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो 56 के अंदर आपका क्या हो जाएगा, कार्यकाल।
57 इतना महत्वपूर्ण वैसे होता नहीं है, पेपर के अंदर भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप फिर भी ध्यान रख सकते हैं कि ये पुनर्चुनाव की जो अर्हताएं होते हैं, देखिए ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि पुनर्चुनाव की अर्हताएं कि दोबारा से चुनाव होना है, उसके लिए क्या क्या इसेंशियल कंडीशन है, आवश्यक कंडीशन है, उसका जिक्र इसके अंदर करते हैं आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 मैं कैसे याद करा देता हूं, देखिए 5वीं या 8वीं राष्ट्रपति महोदय कितना पढ़े हुए हैं, 5वीं या 8वीं, मतलब उनकी योग्यता, ये आप ध्यान रख सकते हैं। योग्यता आपका 58 में हो जाएगा। 59 में आ जाएंगे इनकी जो कार्यालय है, कार्यालय की दशाएं आती हैं, इतना महत्वपूर्ण होता नहीं है वैसे। देखिए 59 कार्यालय की दशाएं, 59 में आ जाएंगी। 60 के अंदर आ जाएगा शपथ, राष्ट्रपति महोदय की शपथ किस में आ जाएगी, 60 में आ जाएगी। और आर्टिकल नंबर 61 जो है वो है महाभियोग, मतलब इन्हें हटाया जाएगा कैसे, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, इन्हें हटाया कैसे जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका आप देखना चाहें तो आर्टिकल नंबर 62 भी देख सकते हैं, वो पुनर्चुनाव को लेकर के है, इसमें कि अगर पद रिक्त है तो उसे किस तरीके से फिर भरा जाएगा, कुछ इस तरीके की चीजें हैं, तो इतना महत्वपूर्ण वो होता नहीं है। यहां देखिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो एक तो ये आपका 53 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके अलावा 54 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 56, 58 एंड 60 और 61, ये सारे के सारे आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और पेपर में देखने को मिलते हैं। दोबारा से आप मेरे साथ देख सकते हैं। देखिए 52 में क्या होगा कि राष्ट्रपति महोदय का पद होगा। 53 में संघ की जो समस्त कार्यपालक शक्ति हैं वो किसके अंदर निहित होंगी, वो राष्ट्रपति महोदय के अंदर निहित होंगी। 54 में चुनाव आ जाएगा। 55 में चुनाव प्रक्रिया। 56 इंपोर्टेंट कार्यकाल उनका कितना रहने वाला है, 57 पुनर्चुनाव की अर्हताएं, 58 योग्यता और 60 शपथ और 61 महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। ये रहे राष्ट्रपति महोदय के आर्टिकल। इसके अगर बात करें तो निर्वाचन प्रक्रिया किस तरीके से यहां काम करती है, तो एक सवाल यहां से कई बार देखने को मिलता है मेरे प्यारों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चलिए देखते हैं उसमें क्या है कि निर्वाचन प्रक्रिया किस तरीके से होती है और वहां से क्या सवाल बनता है। साथ साथ देखिए मैं आप लोगों को ना सवाल भी डिस्कस करता चलूंगा कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डिटेल आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कर देंगे। पीडीएफ वगैरह भी चाहिए होगी तो मेरे को बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी की क्लास ज़बरदस्त चल रही है, आपकी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, उत्तराखंड की लगातार क्लासेस आ ही रही हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो यहाँ जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी शायद हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाभ मिल सके, तो जरूर देखना उसे, ठीक है, मिस मत करना भाई। देखो मैं बात करूं चुनाव प्रक्रिया को लेकर के, तो देखो चुनाव प्रक्रिया में ना यहां एक सीधा सीधा एक सवाल बनता है कि चुनाव प्रक्रिया एक्चुअली जो है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। देखो तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, STVS, ठीक। देखो ध्यान से देखना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एक्चुअली इसकी पूरी डिटेल में हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहां भी बात नहीं करेंगे। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपका मन होगा तो आप उसे देख लेना कि इसमें क्या क्या चीजें होती है और किस तरीके से सच देखते हैं, किस तरीके से वोटिंग होती है, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो आप यहाँ देख लेना। बाकी भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि यहाँ से सवाल कैसे बनता है। पहला सवाल तो ये सीधा पूछ लिया जाता है कि बताइए भैया राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है, वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन भाग लेते हैं ये बात ध्यान रखिए। देखो ये चुनाव कैसा हो जाएगा बच्चे, राष्ट्रपति महोदय का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। और अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव में बस एक अंतर है जो आपको समझना चाहिए, वो ये है कि जब जनता सीधा वोट करती है तो वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और जहां जनता सीधा वोट नहीं करती है तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो यहां जनता सीधा वोट नहीं करती है राष्ट्रपति महोदय को, तो इसलिए चुनाव कैसा है, अप्रत्यक्ष है। अब बात यह आती है कि अगर जनता सीधा वोट नहीं करती है तो वोट कौन करता है भाई, तो वोट करने वाले कौन हैं, आपके जो सांसद होते हैं वो यहां पर वोट करते हैं, और सांसद भी दोनों, राज्यसभा सांसद भी वोट करते हैं,
और लोकसभा सांसद भी वोट करते हैं राष्ट्रपति महोदय को, ध्यान रखनी है। राज्यसभा सांसद भी वोट करते हैं, लोकसभा सांसद भी वोट करते हैं। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे विधायक होते हैं ना, विधानमंडल के विधायक जो होते हैं, विधायक महोदय, तो विधायक महोदय भी क्या करते हैं यहाँ पे वोटिंग करते हैं। तो ये सब क्या होती है, इनकी वैल्यू होती है। कभी डिटेल में समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में बता दूंगा कि कैसे कैसे बनता है यहाँ पे, कैसे कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो लोग शामिल नहीं होते हैं आप उनको भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे जो राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधान परिषद सदस्य और इसके साथ साथ जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य, वो भी नहीं क्या करते, वो यहां पर शामिल होते नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसके अलावा सांसद यहाँ राज्यसभा, लोकसभा और विधायक वोट करते हैं। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य और आपके मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो यहाँ पर वोट करते नहीं है। और अभी पटवारी में यहाँ से सवाल पूछा गया था कि मिनिमम विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो उसका आंसर आपका था ऑप्शन नंबर ए 40, ठीक है। ध्यान रखेंगे, डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं। आगे इसमें अगर मैं बढ़ूं तो आगे बात आ जाती है यारी चुनाव प्रक्रिया, योग्यता को लेकर के बातें आती हैं। योग्यता क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। देखो योग्यता के लिए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा यहाँ पे ना, ध्यान से आज नोट कर लेना बात को, साइड में आप कभी भी मार नहीं खाओगे, वो हमेशा आपको काम आएंगी। देखिए 3 बातें महत्वपूर्ण है योग्यता को लेकर के। पहली योग्यता कि देखो भारत के राष्ट्रपति महोदय के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर है कि उन्हें भारत का नागरिक होना अनिवार्य है या नहीं। बात सीधी सीधी है, उन्हें क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सीधी सी बात है। दूसरी बात जो होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये बात भी क्लियर है। और देखो मेरी बात समझ लेना, ये पेपर में एक बार सवाल पूछा था, हो सकता है यही पूछ ले कि जो लाभ का पद होता है इसे कौन डिसाइड करता है, इसे देश की संसद डिसाइड करती है कि कौन सा पद लाभ का है और कौन सा पद लाभ का नहीं है। ध्यान रख लेना, ये संसद डिसाइड करती है कि कौन सा पद लाभ का है और कौन सा पद लाभ का नहीं। इसके अलावा बच्चे मेरे, आवारा, पागल, दिवालिया, मैं आवारा पागल दीवाना कह देता हूं, ठीक है। आवारा पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब मानसिक स्थिति सब कुछ सब बेहतर होना चाहिए, ये भी देश चल भी पाएगा। अब देखो ये बातें कॉमन है, इनसे कुछ लेना देना हमारा है भी नहीं। जो महत्वपूर्ण बात है वो है आयु वर्ग को लेकर के। देखिए आयु वर्ग की बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम अपने संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान में ना एक आयु वर्ग आपको मिलेगा 35 वर्ष, एक आयु वर्ग मिलेगा 30, एक 25 वर्ष, एक 21 वर्ष और लास्ट अंततः एक 18 वर्ष। इसके अलावा देखिए हम लोगों से योग्यता के क्रम में आयु की बात नहीं करता है। 35 जो होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि देश के जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा उम्र के होने चाहिए। और बड़े लोगों में आ जाते हैं आपके राष्ट्रपति महोदय, साथ साथ राज्य के अंदर राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में जो काम करते हैं राज्यपाल महोदय, वो उनकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, वो 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। 30 वर्ष में आ जाते हैं आपके राज्यसभा सांसद, घर का बड़ा बेटा राज्यसभा सांसद। इसके अलावा आपको जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद के सदस्यों की भी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो 30 वर्ष ही होनी चाहिए, ठीक है। 25 वर्ष में आपके जो विधायक आ जाते हैं, या विधायक वगैरह की जो उम्र है वो कितनी है, विधायक की या लोकसभा के जो सांसद हैं इनकी मिनिमम उम्र का जो क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए, वो 25 वर्ष। 21 वर्ष में आपके ग्राम प्रधान, मेयर वगैरह जो होते हैं, नगर पालिका है ना, पंचायती राज, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं नगर पालिका वगैरह के, तो ये सब किस में आ जाते हैं, आपकी 21 वर्ष में आ जाते हैं। और लास्ट जो 18 कैटेगरी है 18 वर्ष वाली, ये मतदाताओं की है। मतदाता या इसी को हम कह सकते हैं ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं,
ये किसके अंदर आते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना कि आयु को लेकर के कभी कंफ्यूज मत करना। साइड में आप चाहो तो लिख लेना कि ये आपको सिर्फ इतनी ही बातें यहाँ ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जब मैं राष्ट्रपति महोदय की बात कर रहा हूँ तो राष्ट्रपति महोदय जो है वो 35 वर्ष की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो उनके लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखेंगे। अच्छा देखो, मेरा सवाल आप लोगों से अगर मैं यहीं पे करूं, आप देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसे हटा दे रहा हूं। देखो, राष्ट्रपति के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या अधिकतम आयु का भी कोई प्रावधान है राष्ट्रपति महोदय के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी आयु होनी चाहिए? तो देखिए ध्यान रखना, संविधान में मैक्सिमम आयु या अधिकतम आयु का कोई प्रावधान है नहीं है। अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति में आप ध्यान रख सकते हैं, देखो इनके अंदर ना लोकसभा का सदस्य, इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में बन सकता है भाई, 100% चांस बनेंगे कि लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य नामित या बनने की योग्यता होनी चाहिए। नामित, या मैं ऐसे कर डाल, नामित नहीं, मैं निर्वाचित डाल देता हूं, निर्वाचित होने की योग्यता, निर्वाचित होने की योग्यता, ये इनके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा देखो आप एक चीज का ध्यान रख सकते हैं कि कम से कम हमें ना यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में योग्यता के लिए 50 तो प्रस्तावक चाहिए और 50 ही चाहिए अनुमोदक। अच्छा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि प्रस्तावक क्या है, अनुमोदक क्या है। तो ध्यान रखेंगे, प्रस्तावक का मतलब वो सदस्य जो राष्ट्रपति का नाम देते हैं, और अनुमोदक उन्हें कहते हैं जो नाम का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ठीक है, जो प्रस्ताव रखते हैं वो प्रस्तावक होते हैं, और जो प्रस्ताव का समर्थक करते हैं, प्रस्ताव का समर्थन, वो क्या होता है, वो अनुमोदक होता है। राष्ट्रपति के केस में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन है। वही उपराष्ट्रपति के केस में 20 प्रस्तावक हैं और 20 ही अनुमोदक हैं, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए, जब चुनाव में हम जाते हैं तो हमें एक जमानत राशि रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है, जमानत राशि। मान लीजिए जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उसे एक जमानत राशि रखनी पड़ेगी। आई थिंक वो 15,000 रुपये है, आरबीआई के अंदर रखी जाती है। ठीक है, जमानत राशि कहाँ रखी जाती है, आरबीआई के अंदर रखी जाती है, और उस जमानत राशि में चुनाव लड़ा जाता है। देखिए, अगर यहाँ पर एक कंडीशन और होती है कि अगर मान लो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद किसी व्यक्ति को 1/6 वोट नहीं मिलते हैं, तो आपने सुना होगा कि जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई। तो इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना। अगर किसी व्यक्ति को 1/6 वोट नहीं मिलते हैं तो उसकी जो जमानत राशि होती है वो आरबीआई अपने पास रख लेता है, वो वापस नहीं होती है। इसी को बोला जाता है जमानत का जब्त होना। ठीक है, इसके अलावा देखो आगे मैं अगर बढ़ूँ कि कार्यकाल को लेकर राष्ट्रपति महोदय की अगर हम चर्चा करें तो कार्यकाल आसान है, लेकिन इसमें कार्यकाल में आपको ना एक बात का ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देख लेते हैं कार्यकाल को लेकर के। देखो भैया, अच्छे से पढ़ना है यार, और सच में दिल से ना अब लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाने चाहिए सभी लोगों के। भाई पेपर जैसे आ रहे हैं ना, बड़े बढ़िया पेपर आ रहे हैं, आप लोग अच्छे से करेंगे तो आप बढ़िया कर पाएंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं कार्यकाल को लेकर के, तो राष्ट्रपति महोदय का जो कार्यकाल है वो आप सभी जानते हैं कितना है, 5 वर्ष। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, मेरा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कितना होता है? मुझे बताना जरूर कि प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कितना होता है, और ईमानदारी से बताना। ठीक है, देखो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और यहां पर जो आपको ध्यान रखना वो ये है कि जब तक अगला राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, और शपथ अभी हमने देखा आर्टिकल 60 के अंदर है, तो तब तक पहले वाले राष्ट्रपति महोदय वो नहीं उतरेंगे या कुर्सी से जाएंगे नहीं, हटेंगे नहीं, वो तब तक काम करते रहेंगे जब तक उनका अगला उत्तराधिकारी अपनी शपथ लेकर के अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता, अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, वो तब तक पद पर बने ही रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं, अगर वो त्याग पत्र की बात करते हैं
तो राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। देखिए होता क्या है कि त्यागपत्र ना अपने से ऊपर वाले को दिया जाता है और राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए अपने से नीचे वाली जो पोस्ट है उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। तो राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को दे देते हैं। और ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति महोदय, अच्छा सवाल बनता है, यहाँ से फंस जाओगे सवाल में। उपराष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो एक्चुअली राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, है या नहीं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो यहां पर एक सवाल बनता है कि उपराष्ट्रपति को यह सूचना सबसे पहले किससे देनी होती है? ध्यान रखना, तो जो स्पीकर होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं स्पीकर, ये सूचना सबसे पहले उपराष्ट्रपति किन्हें देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, स्पीकर को देते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, लोकसभा अध्यक्ष को यह सूचना दी जाती है कि राष्ट्रपति महोदय ने क्या दे दिया है? अपना त्यागपत्र दे दिया है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक चीज़ का और ख्याल रखा जा सकता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय के लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि वो एक ही बार पद ग्रहण करें, वो कई बार पद को ग्रहण करा जा सकता है। ठीक है, कई बार पद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम और कुछ देखें, वेतन देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति महोदय का जो वर्तमान वेतन है वो 5 लाख रुपए प्रति माह है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वेतन जो जाता है वो संचित निधि से जाता है बच्चे, संचित निधि से जाता है वेतन जो होता है। संचित निधि मतलब देश की जो आय है, देश की शुद्ध आय से जाता है, आप ये कह सकते हैं, संचित निधि से जाता है वेतन। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ हमारे दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय क्या दिलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने करी। आई होप कि आपको समझ बात आई होगी। अगली क्लास में मिलूंगा जीएस की फिर से एक अच्छा सा कोई टॉपिक लेकर के, जिसमें चर्चा करेंगे हम आगे। राष्ट्रपति महोदय भी खत्म नहीं हुए हैं, मैं इसे और आगे बताऊंगा आप लोगों को। देखिए हम कोशिश करेंगे, अब एक क्लास में आपके लेके आऊँगा हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकते हैं या ऐसे टॉपिक जहाँ से सवाल आने की संभावना रहेगी, वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा पहले। ठीक है, देखो उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि जिस टॉपिक से सवाल पहले आया है शायद इस बार वो टॉपिक ना आए, उसके अलावा कुछ और पकड़ने की कोशिश करेगा एग्जामिनर और वहां से सवाल बना देगा आप लोगों को। तो देखिए क्लास देखते रहना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, चलो मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।